अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और भारत की अफवाज का कंपैरिजन किया है बीबीसी ने, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। हमारे पास कितनी मैन पावर है, कितना असला है, उनके क्या हालात हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। बरतानिया की पुलिस पाकिस्तान के सफारती अमले के खिलाफ तहकीकात कर रही है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर इमरजेंसी सायरन लगना शुरू हो गए हैं। खुदा न खास्ता अगर जंग छिड़ती है तो वो सायरन बजाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। लेकिन सबसे पहले बरतानिया की पुलिस इस वक्त एक वीडियो क्लिप के हवाले से तहकीकात कर रही है। बरतानिया का अखबार है, एक बड़ा मोतबर अखबार है, टेलीग्राफ, उसने ये रिपोर्ट किया है। ये सामने आप देख सकते हैं। द थ्रोट स्लिटिंग जेस्चर, वो ये कह रहे हैं कि जो गर्दन काटने का जेस्चर किया गया है पाकिस्तान की एम्बेसी की बैल्कनी के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने, और वो जो वीडियो क्लिप है अब वो पुलिस तक पहुंचा है और पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। बुनियादी तौर पे ये जो एहतजाज हो रहा था पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर बरतानिया में, लंदन में, उस मौके के ऊपर कुछ लोग पाकिस्तान की एम्बेसी की बैल्कनी पे आ गए। उन्होंने अभिनंदन वाला पोस्टर भी उठाया हुआ था, वहां से वो कुछ इशारे वगैरह भी करते रहे और एक शख्स ने गर्दन काटने का इशारा किया, जिसको अब बरतानवी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक। अब देखते हैं कि ये आगे इन्वेस्टिगेशन किधर तक जाती है। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो लोग अंदर से आए थे और बैल्कनी पे निकल के प्रोटेस्टर्स को जवाब दे रहे थे, वो इंतहाई एक सतही किस्म की हरकत थी। दुनिया भर में एम्बेसियों के बाहर एहतजाज भी होता है, उनके मुकाबले में काउंटर एहतजाज भी होता है, लेकिन सफारतकार खुद छत पे चढ़ के या खिड़कियों पे आके इस किस्म के इशारे नहीं करते, इस किस्म की सतही हरकतें नहीं करते। लेकिन एनीवे ये हुआ वहां पे। अभी ये भी नहीं पता कि जिस बंदे ने ये इशारा किया वो कोई पाकिस्तानी वहां पे वीजा वगैरह लेने गया हुआ था या कोई ऑफिशियल था, जो भी था। लेकिन जो टेलीग्राफ है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी जो ऑफिशियल है उसके खिलाफ ये तहकीकात हो रही हैं, जिसमें आप ये सामने देख सकते हैं। मेट पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग ए क्लिप ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल सिग्नलिंग टू इंडियन प्रोटेस्टर्स फ्रॉम द एम्बेसी बैल्कनी। वो भी ये कह रहे हैं कि एम्बेसी की बैल्कनी से ये पाकिस्तानी ऑफिशियल इशारा कर रहा था। बुनियादी तौर पर इशारा क्या कर रहा था कि जी गर्दन काट देंगे। अब इसकी तहकीकात कर रही है बरतानिया की पुलिस। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बरतानवी मीडिया तो ये चीज रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो इंडियन मीडिया जिस तरीके से चीजों को रिपोर्ट कर रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब उसका लेवल ही अपना है। कुछ पुराने क्लिप्स वगैरह भी वायरल हुए हुए, ये सामने आप देख सकते हैं। इस क्लिप के अंदर एक कोई पाकिस्तानी वहां पे तजिया निगार है, उसने किसी मिसाइल का वो उठाया हुआ है, एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं डमी सा छोटा सा खिलौना टाइप मिसाइल उठाया हुआ है। दूसरी तरफ जो इंडियन शहरी हैं, वो कोई सिख हैं, उन्होंने कोई तीर उठाया हुआ और वो एक दूसरे को मारने की बातें कर रहे हैं और वो जंग हो रही है जनाब उसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। लेकिन वहां का मीडिया जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है जी कि पाकिस्तानियों ने बहुत सारी जो पोस्टें हैं वो अपनी छोड़ दी हैं और पैनिक पड़ गया है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फौज के अंदर। तो भाई अगर इतना पैनिक हो गया है तो आप चले जाएं वो पोस्ट के ऊपर जाके वहां से फिल्मा के पूरी दुनिया को दिखा दें। ये सामने आप देख सकते हैं, पाकिस्तान इन जिटर्स। आगे वो लिख रहे हैं जी पाकिस्तानी पोस्ट ऑन एलओसी वेकेंट अमिड फियर्स ऑफ इंडियन रिस्पांस के, यानी इंडिया का जो रिस्पांस होगा उसकी मुमकिन रिस्पांस से डर के पाकिस्तान वहां से पीछे हट गया। तो इंतहाई बचकाना किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। वो जिसे कहते हैं ना, दिल को खुश करने के लिए, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। लेकिन खित्ते में तनाव तो है और इसी वजह से जो वजीर खारजा हैं अमरीका के, उन्होंने पाकिस्तानी आला हुकाम से भी रब्ता किया है, वज़ीर आज़म साहब से भी बात की है, जयशंकर साहब से भी बात की है। मुझे नहीं पता कि अमरीका के वज़ीर खारजा ने इंडिया के वज़ीर आज़म से भी बात की है, प्रोटोकॉल उसकी इजाज़त देता है या नहीं देता, उस हवाले से मेरे पास तफसीलात नहीं है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात की है और दोनों मुल्कों पे जोर दिया है कि जनाब बातचीत से मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, अब अगर आप इंडियन मीडिया की बात करें तो मैं एक ट्वीट देख रहा था जो बरखा दत्त साहिबा ने की हुई थी, सीनियर सहाफ़ी हैं इंडिया की। उन्होंने लिखा हुआ है, ये सामने अता तारर साहब का क्लिप भी उन्होंने शेयर किया हुआ है उस ट्वीट के अंदर, जिसमें बुनियादी तौर पे वो ये क्वेश्चन कर रही हैं कि डिड पाकिस्तान डू दिस स्ट्रेंज 2 AM presser claiming Indian military action in 24 to 36 hours away in a hope for the Western world's
इंटरवेंशन। वो ये कह रही हैं कि ये जो पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की था, तारड़ साहब ने आके बात की आधी रात को, क्या उसका बुनियादी मकसद ये था कि जनाब दुनिया को डराया जाए और दुनिया को बताया जाए ताकि फौरन जो मगरबी दुनिया है वो इंटरवीन करे और पाकिस्तान को बचा ले। पाकिस्तान इज प्लेइंग फ्रॉम ए वेरी ओल्ड 90s प्ले बुक। आगे वो लिखती हैं कि पाकिस्तान 90 की दिहाई में फंसा हुआ है, ये पुरानी चीजें खेल रहे हैं, स्टक इन ए पास्ट एंड कंडेम्ड टू रिपीट इट। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये बाजी में फंसे में और वो ये उसी तरह की हरकतें ये दोबारा करते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड हैव मूव्ड ऑन अहेड। ये बरखा दत्त साहिबा कह रही हैं कि जी इंडिया बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान बड़ा पीछे फंसा हुआ है। तो इंडियन मीडिया को देख के और उधर की उनकी हरकतें देख के और जिस किस्म की चीजें वहां पे हो रही हैं वो हमें नजर आता है कि इंडिया कितना आगे निकल गया है, मोदी का इंडिया कितना आगे निकल गया है। पर एनीवे ये वही सहाफी हैं बरखा दत्त साहिबा जो SCO का समिट कवर करने पाकिस्तान आई थी। तो सबसे पहले इनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई थी, ये सामने आप देख सकते हैं। इन्होंने वो तस्वीर वगैरह भी अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर की थी और नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात हुई थी क्योंकि ये वाघा बॉर्डर के जरिए आई थी और लाहौर में पहले इनकी मियाँ साहब से मुलाकात हुई थी सब, और किसी सहाफी से उस वक्त तक मियाँ साहब की मुलाकात नहीं हुई थी। इनके बाद फिर जो दीगर इंडियन सहाफी थे उनसे भी मियाँ साहब की मुलाकात हुई थी, पाकिस्तानी किसी सहाफी से उस मौके पर मुलाकात नहीं हो सकी थी। पर एनीवे बरखा ने इसके ऊपर भी एक ट्वीट किया हुआ है कि आई मेट विद Nawaz Sharif and Maryam Nawaz ahead of SCO summit in Pakistan, a big exclusive news break to us hours before Jaishankar visit, which will be watched with great interest in both India and Pakistan. ब्रेकिंग इन फुल शॉर्टली। आगे उन्होंने द मोजो स्टोरी जो उनका कोई ट्विटर हैंडल वगैरह है, कोई उनका जिस नाम से वो न्यूज़ आइटम्स वगैरह शेयर करते हैं, कोई न्यूज़ उनका जिसे आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, उसका उन्होंने वो शेयर किया हुआ है कि वहाँ पे वो चीज़ शेयर की जाएगी। तो उन्होंने मियाँ साहब का कोई इंटरव्यू वगैरह भी किया था और फिर आगे वो भी उन्होंने जो मोजो स्टोरी है उसके ऊपर उन्होंने वो भी शेयर किया था। इसमें उन्होंने लिखा हुआ जो स्टोरी है, जो इंटरव्यू उन्होंने किया है, उसको वो इस तरह रिपोर्ट कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा होप टू सिट टुगेदर विद PM मोदी। वो उम्मीद करते हैं कि जनाब के वो PM मोदी के साथ दोबारा मिल के इकट्ठे बैठ सकेंगे। वुड हैव बीन ए ग्रेट थिंग इफ ही वर हेयर एट SCO। ये बड़ी एक जबरदस्त बात होती है अगर मोदी साहब भी SCO के समिट पे आए होते। तो ये एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू का वो जनाब वो थंबनेल वगैरह भी शेयर किया हुआ है। तो ये वही बरखा दत्त साहिबा हैं जो कह रही हैं कि पाकिस्तान 90 की दिहाई में फंसा हुआ है। ऑल्दो कि वो मियाँ साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके गई थी, उनसे यहाँ से मिल के गई थी, तो फिर भी शायद उनको अंदाजा नहीं हुआ कि पाकिस्तान कितना आगे निकल गया है। तो जनाब उन्होंने अब ये क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान फंसा हुआ है और इंडिया बहुत आगे निकल गया है। पर ये बताना जरूरी है कि बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और इतनी क्रेडिबल हैं कि मियाँ साहब जिन्होंने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने भी इनको इंटरव्यू दिया था और इनको कहा था कि वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब मोदी भी आता है SCO के समिट के ऊपर। अच्छा, ये पाकिस्तान में ट्रैवल वगैरह भी करती रही, उस दौरान इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये भी शेयर किया हुआ है, क्विकली ईट द कबाब बिफोर बीइंग द हड्डी इन इट, हा हा हा, पिट स्टॉप टू फाइल रिपोर्ट ऑन हाईवे बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद ऑन SCO समिट। तो उन्होंने कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो हाईवे है, मोटरवे पे वो रुकी हुई थी और वहां पे वो कोई रिपोर्ट अपनी सबमिट कर रही थी। वो एक चारपाई के ऊपर पाँव ऊपर रख के बैठी हुई हैं और वो तस्वीर भी उन्होंने शेयर की हैं। जो पाकिस्तान के मोटरवेज के ऊपर जो स्टॉप्स हैं रास्ते में, आप पिंडी से अगर या पेशावर से अगर लाहौर जा रहे हों, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स हैं, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने चारपाई पे बैठ के मुनासिब समझा कि वहाँ पे वो तस्वीर शेयर की जाएं ताकि पूरे इंडिया को पता चले कि पाकिस्तान की जो हाईवे है उस पे जनाब वो चारपाइयाँ पड़ी होती हैं साइडों पे और वहीं पे बैठ के आप खा सकते हैं और वहीं से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका मकसद ये था कि ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान कितना बैकवर्ड है। ये तो इन्होंने एक वो कंफर्टेबल होगी वो जो चारपाई है, तो इस वजह से वो उस चारपाई पे बैठ के वो अपनी स्टोरी उन्होंने की। वैसे अगर आप रास्ते में रुकें, कभी आप में से जो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो आप देख लें, अगर आप भारत की हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं तो तब भी आपको पता होगा। पर एनीवे ये बरखा दत्त साहिबा ने एक क्वेश्चन उठाया था कि पाकिस्तान बहुत 90 की दिहाई में फंसा हुआ है और इंडिया बहुत आगे निकल गया है, और पाकिस्तान ने डर के जनाब आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि उनको डर था कि भारत कहीं अटैक ना कर दे और वो चाहता है कि जनाब मगरिब इसमें मुदाखलत करे और इस वजह से पाकिस्तान ये सारी हरकतें कर रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान को कितना डर है भारत से, भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकता है, उस हवाले से भी मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जनाब खबर आ रही है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो सायरन हैं वो सूबे के अंदर वो लगवा रहे हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है
है तो वो सायरन बजाए जा सकें। बताया जा रहा है कि पेशावर, एबटाबाद, मर्दान समेत सूबे के 29 शहरों में वार्निंग सायरन नस्ब करने का फैसला हमले या आफत की सूरत में वार्निंग सिस्टम शहरियों को खबरदार कर सकेगा। इसमें जंग का खतरा भी है, दीगर जो चीज़ें हैं चाहे जलजला हो या कोई और हो, आई प्रज्यूम कि उस वक्त भी ये सायरन बजाए जा सकते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान को जो भारत का बहुत ज़्यादा डर है, भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और भारतीय सहाफ़ी भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान का और भारत की फौज का अगर आप कंपैरिजन करें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको कंपैरिजन को आप देखें तो आपको समझने में आसानी होगी कि पाकिस्तान भारत से कितना डरता है और भारत पाकिस्तान से कितना जो है वो बहादुर है। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की फौजी ताकत का मुआवजना, लाखों की फौज से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स तक, उन्होंने पूरी डिटेल्स शेयर की हैं। अगर आप पहले दिफाई बजट के ऊपर बात कर लें, दिफाई बजट के ऊपर कि पाकिस्तान की फौज कितना स्पेंड करती है और भारत की फौज कितना स्पेंड करती है, जनाब अगर आप देखा जाए तो इसमें वाज़ेह फर्क है। तकरीबन 9 गुना उनका जो दिफाई बजट है वो हमसे ज्यादा है। जो स्वीडिश एक थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल, उनके मुताबिक जो उनकी रिपोर्ट है एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, 2024 में इंडिया ने दिफा पर पाकिस्तान के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा रकम खर्च की, 9 गुना ज्यादा रकम खर्च की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंडिया ने अपने दिफा पर तकरीबन 86 अरब डॉलर के बराबर रकम खर्च करने का मंसूबा बनाया है, जबकि पाकिस्तान 2024-25 में सिर्फ 10 अरब डॉलर की रकम जो है पाकिस्तान ने मुख्तस की है। अब वो सारी रकम पाकिस्तान यूज करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग बहस है। सिर्फ 10 अरब डॉलर की हमने रकम मुख्तस की है और इंडिया ने दूसरी जानिब जनाब कितनी रकम मुख्तस की है? 86 अरब डॉलर, 9 गुना उनका हमसे बजट ज्यादा है। अच्छा, आगे अगर आप दीगर चीजों को भी देखें, फजाई कुव्वत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स, जिसे दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स माना जाता है, उसे पाकिस्तान पर अददी बरतरी यकीनी तौर पर हासिल है। बजट भी हमसे ज्यादा, तैयारे भी हमसे ज्यादा, एयरफोर्स भी हमसे ज्यादा बड़ी। आगे मैं आपको सुनाऊं, इंडियन एयरफोर्स के पास तैयारों के 31 स्क्वाड्रन हैं। हर स्क्वाड्रन में 17 से 18 लड़ाका तैयारे होते हैं, जबकि इसके हरीफ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सिर्फ 11 स्क्वाड्रन हैं। जो ग्लोबल फायर पावर के अदादोशुमार के मुताबिक इंडिया के पास जहां 2229 तैयारे हैं, वहां पाकिस्तान के पास 1399 तैयारे हैं। यानी तैयारे भी इंडिया के पास हमसे डबल हैं और उनका बजट हमसे 9 गुना ज्यादा है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान डरता है। तो भाई अगर इतनी बड़ी आपके पास पावर है, इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आउट नंबर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको मसला बना हुआ है कि हम कहाँ कार्रवाई करें। और जब आपने एक दफा कार्रवाई की थी तो उसके बाद फिर आपके साथ जो हुआ था तो फिर पता चला था कि कौन 90s में फंसा हुआ है और कौन 90s में नहीं फंसा हुआ। ये फिर पूरी दुनिया ने देखा था। जो बरखा दत्त साहिबा लिख रही हैं कि पाकिस्तान 90 की दहाई में फंसा हुआ है, वो पूरी दुनिया ने फिर देखा था। अच्छा, अगर इनमें से जंगी तैयारों की बात की जाए तो पाकिस्तान 418 तैयारे हैं पाकिस्तान के पास, और उसमें से 328 लड़ाका और 90 बमबार तैयारे हैं। इनके मुकाबले में इंडिया के पास तकरीबन 643 जंगी तैयारे और 513 लड़ाका और 130 जो है उनमें बमबार तैयारे हैं। तो इंडिया की जो एयरफोर्स है वो उसकी बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान के तैयारों के मुकाबले में, लेकिन उसके बावजूद जब मुकाबला पड़ा था, वो अभिनंदन साहब आए थे तो फिर पूरी दुनिया ने देखा था। इसी तरीके से अगर आप जमीनी फौज की बात करें, टैंकों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 2672 टैंक है और इंडिया के पास 4200 से ज्यादा टैंक्स हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल है उनके पास। इसी तरह अगर आप इंडिया के पास बात करें, उनकी जो नेवी की बात करें, इंडिया की नेवी की मैन पावर है और उसके साथ साथ उनकी जो फोर्स पावर है या आप उनकी इक्विपमेंट पावर कह लें, वो भी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इंडिया के पास 2 त्यारा बरदार बहरी जहाज हैं और उसके साथ साथ इनमें से एक जो है विक्रांत, वो जहाज है जो इंडिया ने खुद तैयार किया है और उसे 2022 में बहरिया के हवाले किया गया था। इसके बरक्स पाकिस्तान के पास कोई त्यारा बरदार बहरी जहाज नहीं है। और अगर आप आगे नंबर्स चेक करें तो इंडियन बहरिया के पास कुल 293 बहरी असासे हैं, जिनमें 135 गश्त करने वाली कश्तियां हैं,
13 ڈسٹرائر ہیں اور 14 فریگیٹس ہیں اور 18 جو ہیں ان کے چھوٹے بحری جنگی جہاز بھی شامل ہیں. اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 8 آبدوزیں ہیں، جن میں سے اگسٹا 90 بی کلاس کی 3 جبکہ اگسٹا 70 کلاس کی 2 آبدوزوں کے علاوہ کاسموس کلاس کی 3 چھوٹی آبدوزیں شامل ہیں. اور ان پاکستان کا جو کل اثاثے ہیں جو نیوی کے اثاثے ہیں وہ انڈیا کے مقابلے میں کافی زیادہ کم ہیں. انڈیا کے پاس آبدوزیں بھی زیادہ ہیں اور دیگر چیزیں بھی انڈیا کے پاس پاکستان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے پاس بھی بہت سارے ایسے میزائل ہیں جن کے ذریعے وہ پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے. اگر پاکستان کے میزائلز کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس بھی کافی میزائل ہیں، جس میں بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، کروز میزائلز بھی ہیں. اور اگر ان کے نام بتائے جائیں تو ہدف 8 ہے جو 350 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، ہدف 7 ہے جو 700 کلومیٹر تک کر سکتا ہے، نصر جو ہے وہ 60 کلومیٹر تک کر سکتا ہے، اسی طرح ہدف 1 50 سے 100 کلومیٹر تک کر سکتا ہے. آل دا وے ابابیل جو ہے وہ 2000 کلومیٹر سے دور تک مار کر سکتا ہے. انڈیا کے کچھ جو میزائل ہیں ان کی رینج اس سے بھی زیادہ ہے اور وہ بھی جو ہے کافی افیکٹو ہو سکتے ہیں. کوئی بھی وار فیئر ہو، کوئی بھی لڑائی ہو، اس کے اندر وہ نیوکلیئر جو وار ہیڈز ہیں اس کو بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پاکستانی جو میزائل ہیں وہ بھی نیوکلیئر وار ہیڈز کو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ تو کنونشنل پاور ہے، اس میں انڈیا پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کہ ان کے آگے سے جب میں کہتا ہوں کہ بہت آگے ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ حاوی آ گیا، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے، بجٹ ان کا بہت زیادہ ہے پاکستان کی فوج کے مقابلے میں. باقی آگے وہ جتنا ہوتا ہے جب میدان لگے گا وہ تب پتہ چل جائے گا، اور ماضی میں جب لگا ہے تو وہ سب کے سامنے رہا ہے. پر اینی وے جب غیر روایتی آپ ہتھیاروں کی بات کریں تو انڈیا اور پاکستان کے پاس کتنے نیوکلیئر ہتھیار ہیں یہ بات بھی ہوتی ہے. اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس 172 نیوکلیئر ہتھیار ہیں، جی ہاں جی 172، اور پاکستان کے پاس 170 ہیں. اور اسی خطے کے اندر اگر ہم اپنے ہمسائے کی بات کریں چین کی تو ان کے پاس 476 نیوکلیئر ہتھیار ہیں. تو انڈیا اور پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعداد ہے وہ آلموسٹ برابر ہے، اور اتنے زیادہ تو استعمال ہوتے ہی نہیں، لیکن یہ مانتے ہیں، دنیا بھر مانتی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر یا جوہری ہتھیار ہیں وہ زیادہ ایڈوانس ہیں، اور اس میں چھوٹے ویپنز بھی ہیں، ٹیکٹیکل ویپنز بھی ہیں. انڈیا نے ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن دیا تھا کہ اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے، تو اس کے مقابلے میں پاکستان نے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بنا لیا جو چھوٹے پیمانے پہ تباہی کرتا ہے، لیکن جہاں سے جو لوگ گھسیں گے ان کے اوپر وہ چلایا جا سکتا ہے. تو جناب یہ صورتحال ہے دونوں ممالک کی جو افواج ہے ان کا. اگر آپ موازنہ کریں تو یہ فگرز آپ کے سامنے آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود، ان تمام تر اعداد و شمار کی برتری کے باوجود، انڈیا ابھی تک سوچ رہا ہے، کبھی اجلاس بلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں وہ کر دیں گے، لیکن اپنے ذہن میں اور اپنے لوگوں کو انہوں نے بڑا مطمئن کیا ہوا ہے کہ جیسے ہم کوئی بہت بڑی پاور ہیں اور ہم جب ایسا کریں گے تو یہ کر دیں گے، ویسا کریں گے تو وہ کر دیں گے. بھائی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب انڈیا نے کوشش کی تھی اور اس کا پھر جو جواب ملا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا. پر اینی وے انڈین میڈیا کے اوپر اس وقت انڈیا فلی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جیت رہا ہے، بہت آگے ہے، اور بھارتی صحافی بھی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. اور جو بھارت کی جو مطلب کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی جو حالت ہے، جو وہاں سے ولاگرز آتے ہیں، ریسنٹلی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، وہ وارن ایک لڑکا ہے، وہ پہلے 1 مہینہ انڈیا رہ کے آیا تھا، اس کے بعد پاکستان آیا تھا. ان کو کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ وہاں سے نکل کے ہم کوئی ترقی یافتہ ملک میں آ گئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے چارپائیوں پہ بیٹھ کے نیوز رپورٹس کرنے والے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب پاکستان بڑا پیچھے پھنسا ہوا ہے. پاکستان جتنا پیچھے پھنسا ہوا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. پر اینی وے دونوں طرف سے رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ پاکستان کی طرف سے بھی بڑی بونگیاں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب جائیں گے تو لال قلعے پہ جھنڈا گاڑ دیں گے، تو وہاں جا کے یہ کریں گے، وہاں جا کے ناشتہ کریں گے، وہاں جا کے وہ کر دیں گے. یہ ساری جو ہے نا وہ ایک طرح سے انتہائی سطحی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، 4-5 برین سیلز والی باتیں ہوتی ہیں. جنگ میں کوئی بھی نہیں جیتتا، جنگ میں نقصان ہوتا ہے، جنگ میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. ادھر بھی نقصان ہوگا، ادھر بھی نقصان ہوگا. نہ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے جنگ کا، نہ بھارت متحمل ہو سکتا ہے. اور جو لوگ اس کو بڑا گلوریفائی کر کے پیش کر رہے ہیں
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا اور ہم وہ کر دیں گے. تو بھائی جن کو بہت شوق ہے ان کو تو سب سے پہلے آگے بھیجیں نا, جو بہت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جو بھی وار مونگرز ہیں, چاہے ان میں صحافی ہیں اور یہ خاص طور پہ جو انڈین میڈیا والے ہیں, ان کو ادھر بھیجا جائے سب سے آگے تاکہ ان کا شوق پورا ہو. پر اینی وے جو بھی وار مونگرز ہیں, چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہیں, اور پاکستان میں بھی دیر از نو شارٹیج, یہاں پہ بھی بہت سارے لونیٹکس ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. کبھی وہ مذہب کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, کبھی کسی اور چیز کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, اور اسی طرح کے جو لونیٹکس ہیں وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے. ان کے جو معتبر ہیں وہ بھی ایسی بھونڈی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے, میں پہلے بھی کہتا ہوں اور آج دوبارہ کہوں گا, ہماری چاہے وہ انٹیلیجنسیا ہو جائے, یعنی وہ اشرافیہ ہو جائے, دانشور اشرافیہ ہو جائے, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہو جائے, یہ سب لوگ مجھے احساس کمتری کا شکار لگتے ہیں جب یہ انڈین سے ملتے ہیں. پتہ نہیں شاید ان کا فارنرز کے ساتھ زیادہ کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. جب یہاں پہ وہ جے شنکر آیا ہوا تھا تو اس وقت بھی جناب وہ جے شنکر اور اسحاق ڈار ساتھ بیٹھ گئے, کرکٹ کی بات ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور بھائی مطلب کہ ایک دم سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. وہاں سے کوئی شاعر آئے تو اس کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں. برابری کی سطح پہ تعلقات ہونے چاہیے. وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہم ان جیسے لوگ ہیں, ہم وہ جیسے سوچتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم بھی ویسے سوچتے ہوں, کچھ چیزوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے کہ جناب وہ ہم اگر ہماری کسی پولیٹیکل شخصیت نے ملنا ہے تو صرف وہ بھارتی شخصیت کو ملے یا بھارتی صحافیوں کو ملے اور کسی کو نہ ملے. تاثر یہ ہے کہ جیسے وہ بڑے لائق ہیں اور وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے تو جب بھی ان کو بات کی ہے, کچھ اس میں بہت اچھے ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے آرٹیکولیٹ ہیں اپنی بات کرنے میں, پر بہت سارے جو ہیں وہ جو بڑے بڑے نام ہیں اور بہت سارے جن کو پاکستان میں لوگ بڑے آئیڈیلائز کرتے ہیں, وہ انتہائی سطحی قسم کی بات کرتے ہیں اور انتہائی چھوٹی بات کرتے ہیں. اور مجھے تو وہ ان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. ہاں, اپنے لوگوں میں مجھے احساس کمتری نظر آتا ہے. یہاں پہ جو کچھ ہے, نہیں عام پاکستانی قوم کی میں بات نہیں کر رہا, پاکستانی قوم تو جناب سینہ ٹھوک کے اپنا موقف رکھتی ہے, ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ ہر طرف رکھتی ہے. میں یہاں کے کچھ دانشوروں کی, کچھ صحافیوں کی اور کچھ پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.